तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज का हमारा क्लास उन सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो रेलवे में होने वाले एग्जाम, चाहे वो एनटीपीसी हो, आरआरबी हो, या फिर टेक्नीशियन हो, या फिर आरपीएफ एसआई हो, उन सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। और आज का हमारे जो क्लास है वो क्लास 3 है, जीके जीएस अभ्यास सेट 3। तो जो लोग दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं उनको बता दें, इससे पहले भी हमने क्लास 1 और 2 कराया था। और आपको बता दें कि हमारे क्लास में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा, जो आपके होने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं जीके जीएस सीरीज का आज का हमारा ये तीसरा क्लास। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, ये जो क्वेश्चंस हैं ये रेलवे में पूछे भी गए हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं, वो आ भी सकते हैं। इसीलिए इन सारे प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला पूछा गया है कि निम्न में से किसे उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें सरकार एक या एक से अधिक कंपनियों को अधिकांश हिस्सेदारी यानी स्टेक बेचती है, जबकि सरकार के पास अभी भी इसका स्वामित्व होता है और अल्पसंख्यक हितकारी यानी माइनॉरिटी स्टेक होल्डर के रूप में बनी रहती है। तो अभी आप लोगों ने देखा होगा कि बैंकों का क्या है, प्राइवेटेशन हो रहा है। उस केस में क्या है कि सरकार जो है बैंक का स्टेक क्या करती है, बेचती है, पर उसका जो मेन जो स्वामित्व होता है वो क्या होता है, सरकार के पास ही होता है। तो इस तरह की जो प्रक्रिया होती है, इस तरह का जो प्रोसेस होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिस इन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश, यानी डिस इन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश बोलते हैं। तो सरकार के द्वारा क्या होता है, एक या एक से अधिक कंपनियों को जब हिस्सेदारी बेचना होता है, और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस इन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश कहते हैं। और इस प्रक्रिया में क्या होता है, सरकार का जो मालिकाना हक होता है वो सेम ही रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। और ये विनिवेश जो होता है उसमें मूल कंपनी की कीमत को बढ़ाने के लिए जो कंपनी का प्राइस है, मान लीजिए कंपनी का प्राइस पहले 1,000 करोड़ था, तो उसको अलग अलग कंपनियों को बेचेंगे तो क्या ज्यादा में बेचेंगे, तो इससे क्या होगा, कंपनी का जो मूल्य होगा, कंपनी का जो कीमत होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। और किसी कंपनी को अगर सहायक संपत्ति पहुंचाना है या निवेश करना है, तो उस प्रक्रिया में भी ये क्या है, विनिवेश बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और विनिवेश का एक डिमेरिट क्या है, विनिवेश का नुकसान क्या हो सकता है कि इससे नौकरियां घट सकती है, क्योंकि जिसको बेचेंगे तो वो चाहे तो एम्प्लॉय को हटा भी सकता है। और इसमें क्या होता है, आय का असमानता बढ़ जाता है कि जिसको बेचा वो क्या है, पेमेंट या सैलरी जो है वो अलग दे रहा है। तो उस केस में क्या होता है, आय का जो डिस्ट्रीब्यूशन है यानी आय की असमानता है वो बढ़ सकता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 239 जो है किससे संबंधित है, कौन से अनुच्छेद के बारे में बात हो रही है, अनुच्छेद 239, 239 239 जो अनुच्छेद है वो किससे संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया भी गया है रेलवे में। तो ये जो 239 अनुच्छेद है वो संबंधित है राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन। जो 239 अनुच्छेद है वो किससे संबंधित है, राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों में जो शासन लागू होना होता है कि कैसे चलेगा, तो उस कहाँ लिखा हुआ है, अनुच्छेद 239 में लिखा हुआ है। और अनुच्छेद 239 के तहत ही क्या है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच जो है किसी भी मुद्दे पर समझौता हो सकता है। इसी अनुच्छेद के अंतर्गत क्या होता है, अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बाद किसी मुद्दे पर समझौता होना है तो इसी मुद्दे पर हो सकता है। साल 1962 में क्या किया गया, अनुच्छेद 239 में अनुच्छेद 239 ए जोड़ा गया और दिल्ली को विशेष राज्य का जो दर्जा देने के लिए ऐसा किया गया। कितना में, 1962 में अनुच्छेद 239 में क्या जोड़ा गया, 239 में अनुच्छेद 239 ए यानी 239 ए जोड़ा गया अनुच्छेद में। किस लिए, दिल्ली को क्या करने के लिए, विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए, दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए जो है
अनुच्छेद 239 जोड़ा गया। और अनुच्छेद 239 ए के तहत क्या हुआ, दिल्ली को एक प्रशासनिक और विधान सभा होगा इसके अंतर्गत कहा गया। किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 239 ए के अंतर्गत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, भारत के सर्वप्रथम औद्योगिक नीति संकल्प की घोषणा वर्ष डैश में की गई थी। भारत में जो औद्योगिक नीति संकल्प की घोषणा की गई वो किस वर्ष की गई, तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1948। भारत के सर्वप्रथम औद्योगिक नीति जो संकल्प की घोषणा किस वर्ष की गई, 1948 में की गई। और इस औद्योगिक नीति जो है उसमें क्या है, विकास में राज्य की भूमिका को उद्यमी और प्राधिकरण दोनों रूप में परिभाषित किया गया। मतलब राज्य भी इसमें अपना पार्टिसिपेट ले सकता है। और इसमें क्या है, भारत को एक मिश्रित आर्थिक मॉडल अपनाने को कहा गया है। क्या है, भारत को कैसा, मिश्रित आर्थिक मॉडल। साथ ही साथ आपको बता दें कि भारत की अर्थव्यवस्था क्या है, भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यानी इसमें क्या है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों की मौजूदगी है। मतलब सरकारी भी है और प्राइवेट कंपनी दोनों है। दोनों का जो रोल है वो अर्थव्यवस्था में दोनों का रोल है। इसलिए सरकार को औद्योगिक नीति की जो घोषणा करते समय क्या है, राज्य और निजी क्षेत्रों का भी उल्लेख किया गया है इस औद्योगिक नीति के तहत। और 1956 का जो औद्योगिक नीति था उसमें क्या है, औद्योगिक विकास के लिए प्राथमिक जो भूमिकाएं थी उसको दी गई है। साथ ही साथ जो है इस नीति में 5 प्रमुख उद्योग को छोड़कर क्या है, बाकी सभी को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया है। कितने, 5 जो उद्योग हैं उनको छोड़कर क्या किया गया है, सभी को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है इस औद्योगिक नीति के अंतर्गत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या ऊर्जा का एक गैर पारंपरिक स्रोत है। तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पवन। पवन जो है ऊर्जा का एक गैर पारंपरिक स्रोत है। गैर पारंपरिक स्रोत क्या है, गैर पारंपरिक स्रोत में क्या है, जो ऊर्जा क्या है, नवीकरणीय स्रोत भी कहा जाता है। गैर पारंपरिक स्रोत को क्या कहा जाता है, नवीकरणीय स्रोत। मतलब जो क्या है, खत्म नहीं होगा, वैसे स्रोत जो है नवीकरणीय स्रोत कहलाते हैं। ये ऊर्जा स्रोत जो है पर्यावरण के अनुकूल होता है। मतलब इससे कोई भी प्रदूषण नहीं होता। ये क्या होते हैं, पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। और ये क्या करते हैं, प्रदूषण को नहीं बढ़ाते हैं। और इसको हम लोग स्वच्छ ऊर्जा के रूप में भी जानते हैं। जैसे महासागरीय ऊर्जा हो गया, भूतापीय ऊर्जा हो गया, ये सब जो है गैर पारंपरिक स्रोत के उदाहरण है। वहीं कोयला जो है, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब क्या है, पारंपरिक स्रोत के उदाहरण है। और इनका क्या है, जिसको हम लोग वाणिज्यिक स्रोत भी कहते हैं, जिसको बेचा खरीदा जाता है उसके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाणिज्यिक स्रोत और भी कहते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी विद्युत आवेश की एसआई मात्रक है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत आवेश की एक एसआई मात्रक है जो लगभग किसके बराबर, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर, जितना आवेश होता है उसके बराबर होता है। तो हम लोग जानते हैं विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। और कूलाम क्या है, एक व्युत्पन्न मतलब सेकेंडरी यूनिट है। क्या है, व्युत्पन्न एसआई मात्रक है। और इसकी जो मात्रा के रूप में जो परिभाषित किया गया उसको 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से जो विद्युत चालक से गुजरती है उसको हम लोग करंट बोलते हैं, जिसको हम लोग एम्पियर में मापते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन में जो आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन में आवेश होता है वो कितना होता है, वो होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कितना होता है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया भी है। नेक्स्ट है, आईपीसीसी
जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान के आकलन के लिए संयुक्त राष्ट्र का निकाय आईपीसीसी का पूर्ण रूप क्या है? क्या पूछा गया है? आईपीसीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। क्या है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। और इसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1988 को। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 को। और इसे किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान के आकलन से जो है संबंधित है। और ये किसकी इकाई है? संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है, समकालीन कर्नाटक संगीत में मेलकर्ता रागों की संख्या कितनी है? क्या पूछा गया है? समकालीन कर्नाटक संगीतों में मेलकर्ता रागों की जो संख्या है वो कितनी है? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 72, 72। कितनी है? 72 है। और कर्नाटक के संगीत में मेलकर्ता रागों का जो रागों को क्या है? जनक राग भी कहा जाता है। मेलकर्ता जो राग हैं इन रागों को क्या कहा गया है? जनक राग भी कहा गया है। मतलब ये क्या करते हैं? रागों को जन्म देते हैं, मिलकर्ता राग, तो इसको हम लोग जनक राग भी कहा गया है। और ये क्या है? ये राग जो है अन्य रागों से अलग होते हैं और इसमें सभी सात स्वर जो हैं वो होते हैं। और इन 72 रागों को जो है, इन 72 रागों को दो भागों में बांटा गया है। एक क्या है? सुधा मध्यमा। एक है सुधा मध्यमा और दूसरा क्या है? प्रीति मध्यमा। प्रीति मध्यमा। ये जो मिलकर्ता राग है उनको 72 मिलकर्ता रागों की संख्या है और इसको क्या किया? दो भागों में बांटा गया, सुधा और प्रीति। और मिलकर्ता रागों को क्या कहते हैं? जनक राग भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आया भी गया है 2022 के एग्जाम में, रेलवे में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर कितने थे? मतलब मिलियन प्लस सिटीज कितने थे? आया गया है, आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। क्या पूछा गया है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर जो हैं वो कितने थे? तो सही आंसर हो जाएगा 53। कितने हैं? टोटल 53 शहर हैं। और इसमें क्या है? एक एक करोड़ से ज्यादा वाले शहरों में कौन कौन आते थे? दिल्ली, मुंबई और कोलकाता आते थे 2011 की जनगणना के अनुसार। और 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या कितनी थी? 1210.19 मिलियन। कितनी है? 1210.19 मिलियन। इसमें पुरुष कितने थे? इसमें पुरुषों की संख्या 51.54% और महिलाओं की संख्या कितनी थी? 48.46% जो है महिलाएं थी। शहरी आबादी कितना था? शहरी आबादी का प्रतिशत था 31.6%। शहरी आबादी का प्रतिशत कितना था? 31.6%। और जो दशकीय वृद्धि दर था, मतलब 2001 के तुलना में जो वृद्धि दर था, दशकीय वृद्धि दर शहरी आबादी में वो कितना था? 3.35 था दशकीय वृद्धि दर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, पद्मश्री मिनाली मिश्रा कौन है? मिनाली मिश्रा। पद्मश्री मिनाली मिश्रा भारत की एक जो है शास्त्रीय नर्तकी और अभिनेत्री थी। उन्हें निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्र नृत्य स्वरूप में निपुणता के लिए जो है ख्याति प्राप्त हुआ है, ख्याति मिली है? तो सही आंसर है ओडिसी। किसके लिए मिला है? ओडिसी। जो पद्मश्री प्राप्त है कौन है? मिनाली मिश्रा जो है वो भारत की एक नर्तकी है और कौन सी है? ओडिसी डांस करती हैं, जो है ओडिसी डांस करती हैं और साथ ही साथ अभिनेत्री भी हैं। और उनको क्या है? शास्त्रीय नृत्य के लिए क्या है? निपुणता प्राप्त है और उनको ख्याति प्राप्त भी मिली है। तो इनका सही है आंसर ओडिसी नृत्य में जानी जाती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, पुदुचेरी के विल्लियानूर मंदिर में क्या है? पुदुचेरी के विल्लियानूर मंदिर में किया जाने वाला पुदुचेरी का कौन सा अनुष्ठानिक लोक नृत्य हिंदू महाकाव्य रामायण से संबंधित है? तो कौन सा महाकाव्य जो रामायण से संबंधित है? सही आंसर है गराड़ी। कौन सा नृत्य जो है रामायण से संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा गराड़ी जो है रामायण से संबंधित है। और पुदुचेरी के विल्लियानूर मंदिर में किया जाने वाला गराड़ी नृत्य जो है हिंदू महाकाव्य जो रामायण है उससे संबंधित है। और ये क्या है? पुदुचेरी का सबसे लोकप्रिय नृत्य है।
और आपको बता दें कि जब गर्दी नीति का जो उत्पत्ति हुआ था वो माना जाता है कि जब राम ने रावण को हराया था, तब वानरों ने, मतलब वानर जो सेना थी, उन्होंने उनकी जीत पे जो जश्न मनाया था, उसी से रिलेटेड क्या है, गर्दी नृत्य किया जाता है। उसी से रिलेटेड क्या किया जाता है, गर्दी नृत्य किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछा गया है। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस वर्ष शामिल किया गया था? क्या पूछा गया है, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 1976। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस वर्ष शामिल किया गया था? 1976। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि मौलिक कर्तव्य और उससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। क्या है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसको क्या किसमें जोड़ा गया था, मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन के तहत, 42वें संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत जो है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1976 में, 1976 में। और भारतीय संविधान में कितने हैं? कुल 11 मूल कर्तव्य है। कितने मौलिक कर्तव्यों की संख्या कुल कितनी है? टोटल 11 मौलिक कर्तव्यों की संख्या है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा भी गया है। क्या पूछा गया है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी? सही आंसर है 1974, 1974। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1974 में। और इसकी स्थापना जो है जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत किया गया। किसके तहत किया गया है? जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो जो लोग दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए वीडियोस को करें लाइक। तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल हमें वर्ल्ड वाइड वेब पर डाटा एक्सेस करने की अनुमति देता है? तो वो कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल है? तो इसका सही आंसर है HTTP। HTTP इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है हमें वर्ल्ड वाइड वेब पर डाटा एक्सेस करने की अनुमति देता है। HTTP के अंतर्गत ही हम लोग क्या करते हैं, वेब ब्राउजिंग कर सकते हैं, मोबाइल पे एप्लीकेशन चला सकते हैं और वेब सर्वर का भी जो है इस्तेमाल करके संचार के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, डैश ने चित्तौड़गढ़ में मोहम्मद खिलजी को पराजित किया और विजय स्तंभ स्थापित किया। तो वो कौन था जिसने क्या किया? मोहम्मद खिलजी को पराजित किया और विजय स्तंभ स्थापित किया। तो इसका सही आंसर है राणा कुंभा। राणा कुंभा ने क्या किया? चित्तौड़गढ़ में मोहम्मद खिलजी को पराजित करके विजय स्तंभ स्थापित किया। राणा कुंभा ने जो क्या है, सारंगपुर की लड़ाई में मोहम्मद खिलजी को हराया था। कौन सी लड़ाई में? सारंगपुर की लड़ाई में जो है मोहम्मद खिलजी को हराया था। और उन्होंने क्या किया था, 1940 से 1948 ईस्वी के बीच विजय स्तंभ बनाया था। जो विजय स्तंभ बनाया था वो कब बनाया था? 1940 से लेके 1440 से लेके 1448 ईस्वी के बीच में उन्होंने क्या किया? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। और ये क्या है, 37.19 फीट जो है, 37.19 मीटर जो है ऊंचा है। और इस स्तंभ में क्या है, भगवान विष्णु, शिव, देवी पार्वती, सूर्य और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं। और स्तंभ प्रतिभा राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक भी है। जो विजय स्तंभ है क्या है, राजस्थान पुलिस और वर्तमान में राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो है प्रतीक भी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ण का उपयोग MS एक्सेल में निरपेक्ष एड्रेस यानी एब्सोल्यूट एड्रेस बनाने के लिए किया जाता है? तो सही आंसर है डॉलर। डॉलर का उपयोग क्या क्या है, एब्सोल्यूट एड्रेस बनाने के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलना पड़ेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियोस को करें लाइक। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।